नमस्कार। आज हम सब रॉबर्ट कियोसाकी की काफी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ मुख्य विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब का एक सारांश है और कोशिश ये रहेगी कि पैसे को लेकर जो दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं ना इसमें, उनको समझें। बिल्कुल। और ये किताब है भी बड़ी दिलचस्प क्योंकि ये दो पिताओं की कहानी एक तरह से है। एक है गरीब डैड, वो पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, पर आर्थिक रूप से हमेशा थोड़ी तंगी में रहे। हाँ। और दूसरी तरफ है अमीर डैड, कम पढ़े लिखे, स्कूल ड्रॉप आउट थे शायद, पर वो करोड़पति बने। तो ये जो विरोधाभास है, यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, तो कहानी लेखक के अपने दो पिताओं से शुरू होती है। एक उनके अपने पिता जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं, पीएचडी थे जैसा आपने कहा, और हमेशा कहते थे भाई स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो, जो हम सबने सुना ही है। हाँ, परंपरागत सोच, बिल्कुल। और फिर थे उनके दोस्त के पिता अमीर डैड, स्कूल ड्रॉप आउट पर अमीर। उनका फलसफा बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल, वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ। यहीं से सोच का जो बुनियादी फर्क है वो सामने आता है। सही बात है, सिर्फ कमाना नहीं बल्कि पैसे को समझना। तो इन दो अलग सलाहों के बीच किताब एक चीज पर बार बार जोर देती है ना, वो कौन सा सेंट्रल आइडिया है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सबक जो है वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज, इसके बीच का फर्क समझना। अच्छा। अमीर डैड के हिसाब से संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधा सा हिसाब। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की किश्त हो गई या क्रेडिट कार्ड का बिल। उनका तर्क था कि अमीर लोग संपत्ति बनाने पे ध्यान देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियां इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ, और कई बार तो उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं। बिल्कुल, जैसे घर का उदाहरण आपने सोचा होगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। आमतौर पे लोग घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन कियोसाकी के नजरिए से अगर वो घर आपको कमा कर नहीं दे रहा, किराए वगैरह से, तो वो असल में एक देनदारी है, क्योंकि लोन है, मेंटेनेंस है। सही कहा, पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है और यही सोच गरीब डैड के नजरिए से अलग थी। वो नौकरी की सुरक्षा, नियमित तनख्वाह, इन चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। हाँ, सिक्योरिटी। पर अमीर डैड ने चेताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहना एक जाल है और उसे उन्होंने नाम दिया रैट रेस, चूहा दौड़। हाँ, रैट रेस, ये मैंने भी पढ़ा है। आप ज्यादा कमाते हैं, फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं, फिर और ज्यादा कमाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और बस उसी चक्कर में फंसे रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। एकदम सही, जैसे वो पहिए में भागता हुआ चूहा। और इसी रैट रेस से निकलने का रास्ता अमीर डैड के अनुसार है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, उनका मानना था कि भाई हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है और उससे पैसों के बारे में सीखने के लिए ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखाता है, पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, हाँ, टैक्स कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे करें, ये सब नहीं सिखाते। हाँ, ये सब नहीं सिखाते। अमीर डैड ने इन्हीं चीजों पर जोर दिया। रियल एस्टेट को समझो, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, टैक्स के कानून, कॉर्पोरेशन कैसे काम करते हैं। तो ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, बल्कि पैसे को संभालने की, उसे बढ़ाने की काबिलियत की बात है। और किताब के अंत में जो दोनों पिताओं का अंजाम बताया है, वो इस फर्क को और भी साफ कर देता है। हाँ, वो जरूरी है। लेखक बताते हैं कि उनके गरीब डैड इतनी पढ़ाई लिखाई डिग्रियों के बावजूद वो बिलों के बोझ तले आर्थिक चिंताओं में ही रहे। वहीं अमीर डैड कम औपचारिक शिक्षा के बाद भी एक बड़ी संपत्ति और विरासत छोड़ गए। तो ये नतीजा ही था जिसने लेखक को अमीर डैड की बातें मानने पे मजबूर किया। मुद्दा ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, मुद्दा ये है कि आप कितना रखते हैं और उस रखे हुए पैसे को कैसे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ चीजें साफ हैं। एक, वित्तीय साक्षरता, पैसों की समझ, ये बहुत जरूरी है, इसे हल्के में ना लें। दूसरा, अपनी सोच बदलें, हर चीज को संपत्ति और देनदारी के नजरिए से देखें, संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। सही। तीसरा, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने वाले जाल से, उस रैट रेस से बाहर निकलने की सोचें।
निवेश करें, पैसे को काम पर लगाएं। चौथा, कॉरपोरेशन, टैक्स कानून, इन चीजों को समझें और इनका फायदा उठाना सीखें। और आखिर में कोशिश करें कि निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम उसके स्रोत बने, ताकि आप लगातार उस रैट रेस में ना भागते रहें। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए कि कियोसाकी के ये जो सिद्धांत है, ये हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है और सुरक्षित नौकरी वाली सोच है, उसे सीधी चुनौती देते हैं। तो क्या आज के जमाने में सच्ची आर्थिक आजादी पाने के लिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से आगे बढ़कर खुद से ये वित्तीय ज्ञान हासिल करना ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।